अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी वीडियो का मकसद है कि जूनियर्स हैं उनको गाइडेंस देना कि उन्होंने ई कैट 2020 को किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस तरह लेके चलना है, तैयारी किस तरह करनी है और इम्पोर्टेंट गाइडेंस है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो मेजर उनके क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो ई कैट का जो टाइम है ना वो 100 मिनट है, मतलब 100 मिनटों का टेस्ट होगा और एक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। वो ई कैट से एक हफ्ता पहले लिया जाएगा। आपने अपने सेंटर्स पे जाना है, वहां पर आपको कंप्यूटर से आगे बैठाएंगे, वो आपसे टेस्ट लेंगे और आपको एक एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपके सामने जब मेन ई कैट आएगा वो किस तरह का आएगा और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो इस मॉक टेस्ट का मतलब ये है। तो आपने अपने अपने सेंटर्स में जाना है, जो आप सेंटर डिसाइड कर लेंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मेन ई कैट टेस्ट है वो किस तरह का है। तो ई कैट के ना टोटल 4 कॉम्बिनेशन है। पहले कॉम्बिनेशन में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होता है, ये एफएससी वालों के लिए है। फिर ये सेकंड जो 2 कॉम्बिनेशन है ये आईसीएस वालों के लिए। आईसीएस में यहाँ पर केमिस्ट्री की जगह ना कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। और एंड वाली ये प्री मेडिकल के लिए, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जिसमें एडमिशन लेना तो वो ये कैटेगरी सिलेक्ट कर लेगा। तो जो इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला पोर्शन, इंग्लिश में टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं। एक आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का ना 1 से 1.5 सफ़े का एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ के अंदर जवाब छुपे होंगे, आपने उस पूरे पैराग्राफ को रीड करना है। पीछे 10 क्वेश्चन होंगे और वो करेक्ट आंसर आपने मार्क करने हैं। तो ये हमेशा से ऐसा ही आ रहा है और वो पैरा आसान नहीं, काफी 1.5 पेज का होता है, काफी अच्छा खासा लंबा होता है। लेकिन यहाँ पर मेरी सबसे पहले टिप यही है कि आपने इंग्लिश का पैराग्राफ सबसे एंड पे आपने पढ़ना है और सबसे एंड पे करना है। ये जब अगर आप पहले करने बैठ जाओगे तो अपना 30 मिनट्स इसी पे जाया कर दोगे। और इंग्लिश के पैराग्राफ के लिए कम से कम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपने इंग्लिश के पैराग्राफ पे नहीं लगाना। उसके बाद फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज हैं। एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का। इंग्लिश के भी 10 एमसीक्यूज है तो एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का। तो फिजिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो सारे बुक से आएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये आपकी कौन कौन सी स्किल्स चेक करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कैलकुलेशन वाली स्किल्स चेक करेंगे। ये तो कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये आपको तकरीबन पूरी बुक आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, तो ये आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी फिजिक्स की तरह 30 एमसीक्यूज है और ये पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक से आते हैं। फिर एक बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि पार्ट 1 से ज्यादा एमसीक्यूज आता है या पार्ट 2 से आता है, तो ये 50-50 होता है। यहाँ कई दफा ऐसा होता है कि 16 पार्ट 1 से आते हैं, 14 पार्ट 2 से, या 16 पार्ट 2 से और 14 पार्ट 1 से। लेकिन मोस्टली चांस ज्यादा ये होते हैं कि एक आधा एमसीक्यू ना पार्ट 2 से ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चों ने वो नया नया पढ़ा होता है, तो इसलिए वो पार्ट 2 से ज्यादा एमसीक्यू देते हैं। तो होपफुली आपको ये वाले 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर मेरी एक सेकंड टिप ये है कि जब आप ई-कैट अटेम्प्ट करो ना, तो सबसे पहले आपने केमिस्ट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की तरह 30 एमसीक्यूज हैं। एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का और 4 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये 120 मार्क्स का ये प्रॉपर पूरा पोर्शन बनता है। तो हर एमसीक्यू और केमिस्ट्री का पोर्शन ई-कैट में सबसे ज्यादा इजी होता है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और स्टैटिक्स का, क्योंकि मोस्टली बुक्स की लाइन होती है। और इस पोर्शन को आपने कम से कम, आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम 25 मिनट और 20 मिनटों के अंदर अंदर करना है। 20 मिनटों के अंदर अंदर करना है। इसका मकसद ये है कि आपने मैथ और फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम बचाना है। मैथ और फिजिक्स का पोर्शन मुश्किल होता है, स्पेशली फिजिक्स का पोर्शन, तो वो अच्छा खासा टफ टाइम देता है। जैसे ही आपने केमिस्ट्री का पोर्शन कर लिया, आपने फटाफट मैथ वाले पोर्शन पे, फिजिक्स वाले पोर्शन पे चल जाना है। फिजिक्स का पोर्शन करने के बाद आपने मैथ पे शिफ्ट हो जाना है। मैथ का पोर्शन करने के बाद आपने इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाना है। ये मैंने टेक्निक यूज की थी तो मेरा इसी वजह से क्लियर हुआ था, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी ना। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे लिहाज से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो यही है कि आप सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ और फिर आप वो चूज करें इंग्लिश। और इंग्लिश को एंड पे करें, इंग्लिश पे टाइम जाया ना करें, इंग्लिश बिल्कुल एंड पे करें। तो बायोलॉजी वालों के लिए ये है कि जिन लोगों ने प्री मेडिकल पढ़ा है, बायोलॉजी के भी 30 एमसीक्यूज हैं और मोस्टली वो भी बुक्स से होते हैं। बड़े बहुत बेसिक से एमसीक्यूज होते हैं, मतलब इतने बेसिक भी नहीं होते, लेकिन मेडियोकर लेवल एमसीक्यूज होते हैं। तो उसके बाद आपको ये तो पता ही है कि एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का है, रॉन्ग करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर कोई आंसर नहीं दोगे तो 0 मार्क्स। तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर उसने एक एमसीक्यू उसने कहा है कि अगर एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जिसके 40 करेक्ट है और 40 रॉन्ग आंसर है और 20 उसने छोड़ दिए हैं, तो कैलकुलेट उसके नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे? 40 करेक्ट है तो 40 को उसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 रॉन्ग है तो 40 नेगेटिव मार्किंग होगी,
40 मल्टीप्लाई -1 तो ये नेगेटिव मार्किंग होगी, और 20 उसने छोड़ दिए तो मतलब 20 का उसको 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मार्क्स है ना, तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0। तो ये देख लो 40 - 60 + 0 120 मार्क्स आउट ऑफ 400 मिलेंगे, और 120 मार्क्स आउट ऑफ 400 बहुत ही बुरे मार्क्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट जिनकी उन्होंने एग्जाम्पल दिए वो नालायक स्टूडेंट था। तो आपने कोशिश करनी कम से कम आपके 180 190 तक तो आए। और अब ईकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अब आपके पास चांस नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में मार्क्स इंप्रूव करें। आप जब पार्ट 1 में थे आपको पता नहीं था कि सिर्फ आपका पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन होना है, तो इसलिए आपके लिए ईकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद कुछ एडवाइस है, मतलब ये है कि बच्चे पूछते हैं कि जब हमने ईकेट में जाना तो हमने क्या क्या लेकर जाना और क्या क्या नहीं लेकर जाना। तो आपने मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, एनी हेल्पिंग मटेरियल, हैंड बैग, स्टेपलर्स वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं लेके जाने। और लेकर क्या क्या जाना है? आपने अपनी फोटो CNIC मतलब शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, मैट्रिक का या फर्स्ट ईयर का कोई भी सर्टिफिकेट, या पासपोर्ट साइज या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसपे आपकी पिक हो, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाओ। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो CNI से ही हो और साथ आपका एडमिट कार्ड हो। ये 2 चीजें हो गई। उसके साथ आपने क्या लेके जाना है? आपने लेके जाना है 3 खाली सफे। वो किस लिए? क्योंकि आपका पेपर होना है कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको जब आपने रफ अमल करना है तो आपको चाहिए ब्लैंक सफे। तो आपको अपने साथ ब्लैंक सफे लेके जाने पड़ेंगे, यूईटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बहुत ही कोई चवल हरकत है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, दे देने चाहिए थे, लेकिन अब आपको लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने यूईटी वालों ने स्पेशल ये अनाउंसमेंट की है। तो उसके बाद ये यूईटी से आपको एडमिशन कहाँ का, ईकेट से आपको एडमिशन कहाँ का मिलेगा? आपको यूईटी लाहौर में इसकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें एडमिशन मिलेगा। यूईटी टेक्सला, पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिकल ब्रांचेज, मेटलर्जी वगैरह में एडमिशन मिल जाएगा। DZU में एडमिशन मिल जाएगा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उन सब में आपको ना यूईटी लाहौर कैंडिडेट्स के बेस में एडमिशन मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन है कि जब आपने 2020 का टेस्ट दिया ना, तो 2020 वाले एडमिशन में एप्लीकेबल होगा। ये नहीं है कि आपने 2020 में क्लियर कर दिया तो वही ईकेट के मार्क्स आपको 2021 में भी एप्लीकेबल होंगे। 2021 में आपको सेपरेट ईकेट देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो कह रहा है कि सिंस द टेस्ट इज कंप्यूटर बेस्ड नो रीचेकिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। आपको रीचेकिंग फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी क्योंकि टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टेस्ट अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड। कंप्यूटर पे उनका सिस्टम ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर लिए और कितने अनअटेम्प्टेड हैं। तो यही थे आज तक ये सारी गाइडलाइंस थी जो ईकेट 2020 के लिए थी, और मैंने आपको टिप्स बता दी कि आपने किस तरह क्या प्लानिंग करनी है जिससे आप ये ईकेट पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से मदद मिल गई होगी। खुदा हाफिज़।